चुके हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपका नजरिया आईटी सेक्टर पर लेना चाहूंगी। कई और सेक्टर्स और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन आईटी सेक्टर की बात करें तो पिछले हफ्ते इन्फोसिस के नतीजों के बाद स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट करता हुआ नजर आया। टीसीएस के नतीजे भी आए थे। अब विप्रो और टेक महिंद्रा, आईटी सेक्टर से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं ग्लोबली? क्या संकेत है डिमांड को लेकर? जिस तरह की कमेंट्री निकल कर आई है, उसके बाद आईटी सेक्टर पर आपका क्या व्यू बनेगा? काफी लंबे समय से आईटी क्षेत्र में निवेश की राय हमारी रही है, पहले भी, आज भी है और भविष्य में भी ये बने रहने की हमें उम्मीद है। और इसके कारण एक नहीं अनेक है। परिणामों में सुधार, दशा और दिशा किस तरफ जाएगी उसकी टिप्पणी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो कमजोरी हमने रुपए में देखी और जो मजबूती हमने डॉलर में देखी है, उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो आईटी क्षेत्र को मिलता है। और अनिश्चितता के वातावरण में भी मेरे ख्याल से आईटी क्षेत्र और फार्मा क्षेत्र थोड़े बहुत ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे अब तक जो हमने आईटी क्षेत्र के देखे, उसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद सुधार की उम्मीद जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है। लेकिन अगर लंबी अवधि का निवेश है तो ये थोड़ी बहुत कमजोरी को देख करके आपको कोई बड़ा परिवर्तन, अगर आपका लंबी अवधि का निवेश आईटी क्षेत्र की अच्छी सक्षम मजबूत कंपनियों में, तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आपको भविष्य में जाकर के थोड़ा बहुत संकोच हो कि हमने बेच क्यों दिए। देखिए, ये क्षेत्र जो है और स्टॉक्स जो चले भी थे टीसीएस के जो नतीजा है उसके पश्चात, तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। एक आध दिन या फिर कुछ छोटी अवधि, मध्यम अवधि में मुनाफा वसूली आती है तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए बुनियादी तर्क के आधार पर। सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। गुरांग सर, अभी गोल्ड के प्राइजेस पिछले क्वार्टर में काफ़ी अच्छे से ऊपर गए और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज ने भरपूर फ़ायदा भी उसका उठाया। आप अगले 2 क्वार्टर्स के लिए गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज पे क्या स्टांस रखते हैं? कोई कवरेज लिस्ट में है तो उसका भी बता दीजिएगा। वैसे तो 2 ही हैं, मन्नापुरम, मुथूट, बट फिर भी अगर कोई और भी आपके शेयर नज़र में हो तो इसी बिजनेस से जुड़ा हो तो ज़रा वो भी बताइएगा सर। देखिए, मन्नमपुरम पर हमारे जो लक्ष्यांक थे, धन्यवाद डिम्पी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मन्नमपुरम पर हमारा जो लक्ष्यांक था वो आ चुका था, तो हमने मुनाफा वसूली की राय दी है मन्नमपुरम फाइनेंस पर। और मुथूट फाइनेंस पर हमने राय बरकरार रखी है कि अगर निवेश है तो बने रहें, और गिरावट आती है तो आप जोड़ भी सकते हैं, नई खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक तर्क है जो आपके सामने रखना चाहूंगा डिप्टी भाई। वो तर्क ये है कि अगर आप सोने को आधार बना करके किसी कंपनी में निवेश करते हो, अब एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, तो अगर आप गोल्ड लोन कंपनीज में एक्सपोजर लेना चाहते हैं अगर सोने को आधार बना करके, तो मेरी राय में गोल्ड ईटीएफ एक बेहतर विकल्प है जहां पर आप कंपनी रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट करते हो। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आरबीआई के तरफ से गोल्ड लोन्स कंपनियों के ऊपर फटकार आई है, एक्सपोजर को लेकर के और मार्जिन्स को लेकर के और थोड़ा बहुत कामकाज को लेकर के। और जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो पहला वार जो होता है वो गोल्ड लोन कंपनीज पर जाता है, जब कभी भी आरबीआई की तरफ से इस प्रकार की दिक्कत या फिर गवर्नेंस रिलेटेड चेतावनी आती है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हो, अगर आपकी विचारधारा गोल्ड की है, तो आप ये रिस्क को नेगेट कर देते हो। और मेरे ख्याल से कम 12 गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड है, जहां पर आपको ज्यादा मुशक्कत या मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना ही आपको अंतरिक्ष यान का विज्ञान की जरूरत है। जिस प्रकार से शेयर ले बेच करते हैं उसी प्रकार से आप ईटीएफ गोल्ड ले बेच कर सकते हैं। समय तमाम जो टेलीकॉम शेयर हैं उन पर भी नजर रहेगी, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का एजीआर बकाया माफ करने पर विचार कर रही है। और इसके लिए वित्त मंत्रालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, टेलीकॉम विभाग मिलकर एडवांस लेवल पर बातचीत कर रहे हैं। तो करीब 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास के ड्यूज हैं और उसमें से मेजॉरिटी जो है वो है वोडाफोन आइडिया का। गौरांग सर, अभी तो ये सोर्सेज के थ्रू ये खबर आ रही है, लेकिन अगर ये मान लीजिए पुख्ते तौर पर अगर ये आ जाती है खबर, कितनी बड़ी राहत होगी वोडाफोन आइडिया को लेकर? और मान लीजिए आज अगर शेयर में उछाल आता है इस खबर को सेंस करके, तो क्या करना चाहिए? उछाल पर निकल जाए या फिर आपको लगता है कि मुश्किलें दूर होंगी कंपनी काफी हद तक?
अभिषेक भाई, मेरे ख्याल से आपको पहले तो ये सूत्रों के द्वारा जो खबरें आती है ना अभिषेक भाई, उस पर मुझे बहुत बड़ा संदेह होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो हर बार गलत होती है या फिर हर बार आपको एक मौका देती है ट्रेड करने के लिए। मैं ये कहूंगा कि औपचारिक स्तर पर सरकार से या फिर टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से या फिर किसी औपचारिक स्तर पर किसी ऐसी संस्था से या किसी ऐसे व्यक्ति से ये घोषणा आती है, तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 1 लाख करोड़ का बकाया ये छोटा आंकड़ा नहीं है अभिषेक भाई। मेरे ख्याल से राहत तो सबसे ज्यादा वोडाफोन आइडिया को होगी, क्योंकि करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का बकाया बैलेंस शीट पर है और धीरे धीरे वो कम हो रहा है। प्रयास चल रहा है 4G से 5G में जाने के लिए वगैरह वगैरह। अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि हमारी वोडाफोन आइडिया के ऊपर कवरेज है, और हम ये राय जो वोडाफोन आइडिया पे है अभिषेक, वो उन लोगों को निवेश की दे रहे हैं जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ हो। अगर आपके पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है और आप खतरों के खिलाड़ी का खेल खेलना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि इससे पूर्ण रूप से बैलेंस शीट साफ सुथरी हो जाएगी। दिक्कतें अभी भी रहेगी, लेकिन दिक्कतें जितनी थी उससे शायद थोड़ी बहुत कम हो सकती है अगर वास्तविकता में ये खबर सरकार की तरफ से आती है और औपचारिक स्तर पर इसका ऐलान होता है। तब तक मैं किसी प्रकार की जल्दबाजी करने की तो राय नहीं दूंगा, खबर आ जाने दीजिए। और जैसे मैंने कहा, अगर निवेश है और जोखिम झेलने की क्षमता है तो आप बने रख सकते हैं वोडाफोन आइडिया में। ये माहौल थोड़ा मिला जुला है। इंडसइंड बैंक में करीब करीब 2% के आसपास की नरमी है और इंडसइंड बैंक को लेकर खबर ये आई थी कि उनके सीएफओ गोविंद जैन ने इस्तीफा दिया है और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ये अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। एक बार जरा इंडसइंड बैंक को लेकर व्यू दीजिए गौरांग सर। हाल फिलहाल हमने कमजोरी देखी है, शेयर में 950 रुपए के आसपास का भाव हो गया है। इंडसइंड बैंक, कोटक, हम आमतौर पर कई बार साथ साथ ही चर्चा करते हैं। कोटक बैंक के दमदार नंबर 8.5% ऊपर। बैंकिंग में अगर आपको ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक को अगर छोड़ के थोड़े सेकंड लाइनअप वाले जो बैंक से, आपको उसमें सही क्या लगता है सर? अभिषेक देखो, हमारा बिल्कुल ये मानना है कि एक आध तिमाही में किसी भी क्षेत्र में या किसी भी कंपनी में दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल 10, 15, 20% की आपको ग्रोथ देखने मिले। कुछ कारण को लेकर के दिक्कतें आती हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर 1900 के पार के लक्ष्यांक के खरीदारी की राय है। और इंडसइंड बैंक का जहां तक सवाल है, तो जो सुधार हमने देखा है वो मेरे ख्याल से जो व्याख्या मैनेजमेंट ने जताई थी दूसरी तिमाही के बाद, उस पर खरी उतरती हुई नजर आती है। इंडसइंड बैंक पर भी मेरे ख्याल से 1100 पार के लक्ष्यांक है, और ये दोनों ही लक्ष्यांक का जिसका हमने जिक्र किया है, अगर चौथी तिमाही में और अगले नए वित्तीय वर्ष में परिस्थिति का सुधार होता है तो हम बेझिझक ये जो लक्ष्यांक हमने बताए उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। बिग बोल्ड ब्रोकरेज, आज हमने लोडा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स पर आपको बताई थी और इस स्टॉक पर नजर जरूर होनी चाहिए। भले ही रियलिटी इंडेक्स में आज बढ़िया कोई एक्शन नहीं नजर आ रहा, लेकिन मैक्रोटेक डेवलपर्स में शुरुआती गेंद जरूर दिखे। जेफरीज की खरीदारी की राय के साथ यहां पर बरकरार रखा गया और पोजीशन की अगर बात करें, लक्ष्य 1615 पर शेयर के मेंटेन करके चल रहे हैं आने वाले दिनों में। गौरांग जी, रियल एस्टेट पैक में आज मोमेंटम नहीं है, लेकिन मैक्रोटेक डेवलपर्स या रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी कोई कंपनी या बजट से ठीक पहले रोड एंड इंफ्रा पर भी आपका टेक अगर आप बता पाएं। मानसी, हमें लग रहा है कि निर्माण कार्य जो है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। सिर्फ रोड तक आप सीमित नहीं रख सकते हैं, बाकी बहुत सारे कामकाज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज करती हैं। और बजट में आवंटन हो 3 क्षेत्रों में खास करके, वो है रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और निर्माण कार्य, यानी कि डिफेंस, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों ही कंपनियां, तीनों ही क्षेत्र में अच्छे लगते हैं। और रियल एस्टेट में हमारी जो राय है वो मेरे ख्याल से सीमित है प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा लिमिटेड तक। गोदरेज में और डीएलएफ में हमारी पहले कवरेज थी, मेरे ख्याल से लक्ष्यांक आ चुके हैं, इसलिए मुनाफा वसूली की राय दी है। लेकिन ये क्षेत्र भी मेरे ख्याल से जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, हाउसिंग फॉर ऑल है,
ग्रामीण आवास योजना खास करके जो प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत चल रही है, वहां पर भी एक अच्छा आवंटन इस क्षेत्र के लिए और कुछ नई रियायतें और नियम में बनाए जाए, ऐसा हमें लग रहा है। तो ये चारों ही क्षेत्र आपके नजर में होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें एनसीसी लिमिटेड है, पीएनसी इंफ्रा है, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग अच्छी लगती है। ऊर्जा में टाटा पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर अच्छा लगता है। ऊर्जा वितरीकरण में पावर ग्रिड, ऊर्जा उपकरण में हमें केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां वो अच्छी लगती है। बाजार में